मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और हमने देख लिया था लीनियर इक्वेशन में मेथड्स वो सारे जो कि हमारी 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि सर मान लो यदि क्वेश्चंस हमारे पास वर्ड फॉर्म में आ जाए, मतलब आपको इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दी गई हो, आपके पास वर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो, तो आपको उसको इक्वेशन में वो सॉल्विंग कंडीशन वाली इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी खुद से। तो आज का वीडियो आपके उन्हीं बच्चों के लिए जिनको इक्वेशंस बनाना नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, इसके भी हमने 2 पार्ट बनाए हैं ताकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए, ये एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन का 2 ही तरीके हैं सॉल्व करने के और उनमें से एक तरीका ही मैं आपको समझाऊंगा जो सबसे इजी है। कि सबसे पहले सवाल आप पढ़ो, 5 years ago Anna was 3 times older than मीरा। मतलब यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है, एना और मीरा की, और वो भी आज की नहीं, आज से 5 साल पहले की। अब मतलब वो मर गई हैं, क्या होगा वो देखते हैं। एंड 10 years later, और 10 साल बाद की भी बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों जिंदा भी हैं। तो अब इस प्रेजेंट सिनेरियो में वो इस वक्त वर्तमान में खड़ी हैं और उनके भूतकाल पास्ट की बात की जा रही है और एक टाइम उनके फ्यूचर की बात की जा रही है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ एना एंड मीरा। दोनों की प्रेजेंट एजेस के बारे में पूछा गया और जो चीज पूछी जाती है कोशिश किया कीजिए कि आप वही अज्यूम कर लें ताकि जब आपके वेरिएबल सॉल्व हो जाएं तो डायरेक्ट आपका आंसर भी निकल कर आ जाए और आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। ठीक है, तो अब इस एज वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ एना, आप किसी की भी मान सकते हैं, और लेट द एज ऑफ मीरा। अब देखो बच्चों, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो कि यूनिट्स जरूर लगाओ, क्योंकि आप एक्स वाई क्या मान रहे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या है, और उसको बताने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी यूनिट्स। तो यहां पर हमने लेट द एज ऑफ एना एक्स मान लिया और मीरा की एज को वाई मान लिया। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि 5 years ago एना was 3 times older than मीरा। अब इस सवाल में बच्चा कंफ्यूज होता है, सर कौन बड़ा है कौन छोटा है। बेटा वो तो दूसरी बात है, सबसे पहले आज की बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है 5 साल पहले की। तो 5 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है 5 years ago, 5 years ago, आज से 5 साल पहले एना की एज क्या होगी, एज एनाज एज है ना, एना की जो एज होगी वो क्या होगी, जो भी अभी वर्तमान में उससे 5 छोटी हो जाएगी, है ना। अब यहां पर बच्चे कहते हैं नहीं सर मान लो लीप ईयर में पैदा हुई हो तो बेटा क्वेश्चन में नॉर्मली आपको वही अज्यूम करना है जो एक नॉर्मल कंडीशन होती है। लीप ईयर में पैदा होने वाला बच्चा, 29 फैब को पैदा होने वाला बच्चा बहुत कम है आपको देखने को मिलता है, और वो पैदा भी होता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ शिफ्ट कर देता है 28 की तरफ ताकि हर साल बर्थडे तो सेलिब्रेट कर पाएगा। तो वही लॉजिक से हम ये मान लेते हैं कि एना एक नॉर्मल डे पर पैदा होने वाली बच्ची 29 फैब को नहीं है, तो 5 साल पहले उसकी एज में 5 साल का कमी हो जाएगी। इसी तरह जो आपकी मीरा है उसकी भी एज जो रहेगी 5 years ago वो रहेगी y-5। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल पहले एना मीरा की 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी। मतलब यदि मीरा 5 थी तो एना 15 थी, यदि मीरा 10 थी तो एना 30 थी। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये, तो आप ऐसे करके इसके बाद बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर मेरे से इक्वेशन नहीं बनती कि 5 कहां मल्टीप्लाई होगा या 3 कहां मल्टीप्लाई होगा, तो उसका सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, ऐसे किया करो। कौन बड़ा है, एना बड़ी की मीरा बड़ी, इतना आपको पढ़ना आना चाहिए। एना वॉज 3 times older, ओल्डर मतलब बूढ़ी थी, है ना, बूढ़ी होता ना, तो एना मीरा की 3 times ओल्डर थी, बूढ़ी थी, तो इस हिसाब से ये 3 times थी। तो जो बड़ा उसका रेशियो बड़ा उसी के सामने लिख देना। इससे आपको क्या होगा, कई बार बच्चे कहते हैं सर हम तो ऐसे बनाते थे, हमारे सर ने ऐसे सिखाया x-5 इजिकल्स टू 3 times ऑफ y-5। बिल्कुल यहां से भी यही आएगा, पर इसमें कई बार बच्चे को कंफ्यूजन ये रहता है सर 3 कहां लगाना है, यहां लगाना है कि यहां लगाना है। वैसे तो नॉर्मली साइंस ये कहता है कि जो छोटा है उसके बराबर उसके साथ लगाओ, उसके साथ मल्टीप्लाई करो ताकि वो बड़े के बराबर आ जाए, पर कई बच्चों को समझ में नहीं आता है लॉजिक।
तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ऐसे बनाओ। ऐसा बनाने पर आप ये तो डायरेक्ट ही बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। x माइनस 5 इजिकल्स टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल्स टू 0, और ये आपकी पहली कंडीशन के हिसाब से बनने वाली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 10 years later। अब इस सवाल में फिर क्या होगा, अगेन 10 years later, जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से एना की एज क्या हो जाएगी, एनाज एज वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी x प्लस 10, और मीरा की जो एज है वो क्या हो जाएगी, मीराज एज वो आपकी हो जाएगी y प्लस 10। इतना तो लॉजिक कॉमन सेंस समझ में आता है कि हाँ 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद दोनों की एज में 10 साल बढ़ जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है, मीरा सॉरी एंड 10 years later एना विल बी 2 times older than मीरा, और इस 10 साल बाद जो एना है वो मीरा की 2 गुनी रह जाएगी। मतलब पहले उसकी एज 10 थी तो एना की एज 30 हो रही थी। इस वक्त यदि हम इस सिनेरियो की बात करें, इस सिचुएशन की बात करें, तो वो ये कह रहा है कि यदि इस वक्त आज से 10 साल बाद एना 10 साल की होती है तो मीरा 20 की रहेगी। तो कौन बड़ा है, अभी भी एना ही बड़ी है। इसका लॉजिक तो आप हमेशा ये समझ सकते हैं कि भैया आपके पापा और आप में हमेशा कौन बड़ा रहने वाला है, पापा, भले किसी भी एज टाइम पर हम एज को कंपेयर कर लें, ठीक है। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी जो क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से x प्लस 10 अपॉन y प्लस 10 का जो रेशो है वो हो जाएगा 2:1। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ पे देख रखी है x माइनस 3y प्लस 10, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करना चाहें, जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें, वैसे तो देखो यहाँ पर सिंपल कंडीशन ये लग रही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स जो अवेलेबल हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो इस केस में हम डायरेक्ट यदि हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। और एक और अच्छी बात, आप यहाँ पर एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। अब आप कहोगे एलिमिनेशन क्यों? एलिमिनेशन इसलिए लगा सकते हो क्योंकि एलिमिनेशन में हम ये कहते हैं कि हमें कोफिशिएंट बराबर करने चाहिए, और देखो x के तो दोनों के कोफिशिएंट वैसे ही बराबर है ना, तो आप यहाँ एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। तो ये सवाल मैं आपके लिए यहाँ छोड़ देता हूं, इससे बच्चों को अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन आपकी बुक का है तो आंसर आपको अपनी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने यहां तक आपको इसलिए लाया हूं ताकि आपको सवाल सॉल्व करना आ जाए कि हम सवालों को, एज वाले सवालों को कैसे देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर। आपको रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर ऑलरेडी दे दिया है, दैट इज 20 मीटर। 20 मीटर का एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 20 है, ठीक है। और सेकंड चीज बोल रहा है द लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ। ब्रेथ की 4 गुना है। सही बोला? नहीं, ध्यान से सुनो। 4 मोर 4 ज्यादा है, 4 गुना नहीं है। 4 टाइम्स और 4 मोर में यही डिफरेंस है। मोर का मतलब ज्यादा है ना, और टाइम्स का मतलब 4 गुना। तो यहां पर 4 मोर है, इसका मतलब लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन is equals to x meter. Then according to question let the length of the rectangular garden be x plus 4। या तो आप ऐसे लिख दो, या आप पहले वेरिएबल मानना चाहते हो तो उसको y मान दो। अब इसके बाद क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी इक्वेशन आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक ये कि ये लेंथ है, कंपेयर कर रहे हो आप ब्रेथ से, अब सॉरी ये ब्रेथ है, कंपेयर कर रहे हो आप लेंथ से। अब आप कह रहे हो लेंथ ज्यादा है 4, लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ। तो जब लेंथ ज्यादा है, जब आपकी लेंथ ज्यादा है तो आप ब्रेथ में 4 ऐड करोगे ना, कंपेयर करके बराबर करने के लिए। एक तो तरीका ये हो गया।
दूसरा आप उस साइड से माइनस कर सकते हो कि यदि लेंथ में से 4 माइनस कर दिया जाए तो ब्रेथ के बराबर हो जाती है। ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे, दोनों से इक्वेशन तो सेम ही बन रही है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन पहली ही लाइन में छुपी हुई है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 20 मीटर। अब कहोगे कैसे, तो इसका मतलब ध्यान से याद करो और याद रख लो, ज्योमेट्री में आपको ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी इक्वेशन बनाने की बात आएगी ज्योमेट्री से रिलेटेड तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहां पर आपको याद होना चाहिए अगेन ATQ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अगेन ATQ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट L प्लस B। इस बिहाफ पर यदि हम बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ की वैल्यू मैंने x, लेंथ की वैल्यू मैंने y रख दी, ब्रेथ की वैल्यू मैंने x रख दी और कंपेयर कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कितना है, 20 है, तो मैं ये जानता हूं कि इस हिसाब से x प्लस y की वैल्यू 10 आ जाएगी। हाँ या ना, हाँ या ना, आ गया? ठीक है, तो ध्यान से देख लो कि आपके रेक्टेंगुलर गार्डन की ये कैसे आया, 2 को इससे डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद फिर दोनों इक्वेशंस को यदि आप कंपेयर करने जाओ तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 4 आ गया है और इधर x प्लस y की वैल्यू 10 है। यदि आप सिंपली देखो तो यहां पर आपको अब क्या करना है, कौन सा मेथड लगाना है, ये आपके ऊपर है। सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहो सब्स्टिट्यूशन लगा दो, एलिमिनेशन लगाना चाहो एलिमिनेशन लगा दो। सवाल में इंपॉर्टेंट क्या था कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पैरामीटर की बात कर रहा है तो आपको पैरामीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए रेक्टेंगुलर का। यदि रेक्टेंगल का पैरामीटर आपको याद नहीं है तो ये सवाल यहीं अटक जाएगा। याद रखना बच्चों, इस तरह के सवालों की एक एक वर्ड में कई बार इक्वेशन छुप जाती है, ये ध्यान रखना। मैं आपको एक ऐसा सवाल दिखाऊंगा जिसका एक वर्ड आपकी पूरी एक इक्वेशन कैरी कर रहा है, ठीक है? तो ऐसा सवाल भी हम देखेंगे, पर अभी उससे पहले बेसिक हम देख लेते हैं कि हमें बेसिक आना चाहिए। तो एज वाला हमने क्वेश्चन देखा जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, हमें सिर्फ क्या करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सवाल पढ़ते चलते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं ज्योमेट्री रिलेटेड। ज्योमेट्री में और भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, पर बेसिक आ जाना चाहिए कि हमें सवाल पढ़ के क्या करना है। सवाल की लास्ट लाइन आपको बताती है कि आपको क्या वेरिएबल्स मानने हैं। लेंथ एंड ब्रेथ फिगर आउट करना है तो एक्चुअली लेंथ और ब्रेथ को ही x और y मान लीजिए। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया है नंबर का। ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है आज की तारीख में। जितने साल पढ़ते हो सबसे ज्यादा बच्चे को यही दिक्कत होती है कि सर ये वाला सवाल कैसे होगा। इस सवाल में बहुत सारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है, बहुत सारा दिमाग चलता है, और उसके बावजूद सवाल में कई बार कैसी डिफिकल्टीज आती है जो सॉल्व नहीं होती है। तो ध्यान रखो, यदि आप एक एक छोटी बात को बारीकी से ध्यान रखते हो तो ये सवाल भी आपसे हो जाएगा। जैसे पहली बात क्या बोल रहा है, the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the order of its digit is 99। मतलब एक नंबर है, सिंपल भाषा में बोले तो xy, और इसका रिवर्सिंग नंबर हो जाएगा yx। जैसे 63 और 36 है ना, डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया गया तो इनका सम होता है 99 if the digit differ by 3। लो बिल्कुल आंसर ही आ गए। तो पर आंसर पता होने से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में मार्क्स तो तब मिलेंगे ना जब आप सॉल्व करके दिखाओगे। तो ध्यान रखना कि सवाल सॉल्व कैसे होगा। अब इसका बेसिक समझते हैं। लेट द 2-digit नंबर बी 10x प्लस y। बस ये पहली और इंपॉर्टेंट लाइन, जो समझ गया उसने जंग जीत ली। क्यों? क्योंकि आप अक्सर टाइम 2-digit नंबर वैसे ही लिखते हो जैसे मैंने अभी लिखा xy, जबकि ये नंबर नहीं है, मैथ्स इसको नंबर नहीं बोलती। यदि आप वेरिएबल के फॉर्म में ला रहे हो तो आपको हमेशा नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ता है। 1s प्लेस प्लस 10s प्लेस मल्टीप्लाई विद 10, है ना। 10s प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी भी नंबर का। जैसे 576 है तो नंबर, ये मैथ्स कहती है कि नंबर कैसे बनाओगा, 100 प्लेस पे लिखे हुए नंबर को, डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 7 को उसके प्लेस वैल्यू से, प्लस 1s प्लेस पर लिखी डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से। तो ऐसे ही कोई भी नंबर बनता है तो उस हिसाब से आपको ये जो नंबर xy मानना है वो कैसे बना होगा, वो बना होगा ऐसे। और ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा ये भी आप देख लो। रिवर्स नंबर जो है वो हो जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि यदि आप कोई भी नंबर 25 लिखते हो तो वो बना है 2 into 10 प्लस 5 से,
और इसका रिवर्स नंबर यदि आप 52 देखना चाहते हो तो वो कैसे बना होगा, इंटू 10, तो यहां भी रहा होगा और प्लस भी यहां रहा होगा। बट जो लास्ट टाइम वंस प्लेस पे था वो अब टेंस प्लेस पे है, तो जो पहले वंस प्लेस पे था वो अब टेंस प्लेस पे आएगा, और जो टेंस प्लेस पे था x वो अब वंस प्लेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो वो कहां पहुंच जाएगा, आपके यहां पर आ जाएगा, तो वो यहां आ गया। ये दो बातें यदि आपने ध्यान से समझ ली तो आपका सवाल हो गया क्या, कि आपका x y को रिप्लेस करेगा y x को, और रिप्लेस करने का तरीका ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिवर्स नंबर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप नंबर 10x प्लस y को उसके रिवर्सिंग नंबर से ऐड कर दें तो आपका जो सम बनता है वो 99 बनता है। ठीक है, तो अब इसमें सवाल में क्या करोगे, 10x प्लस x को ऐड कर दो तो 11x, 10y प्लस y को ऐड कर दो तो 11y, 99, 11 कॉमन आने पर x प्लस y उधर चला जाएगा, 99 डिवाइड बाय 11 अगली स्टेप में होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 99 डिवाइड बाय 11 विच इज इक्वल्स टू 9। तो x प्लस वाई मतलब दोनों डिजिट का जो नंबर्स का सम है वो कितना आएगा, 9 आएगा। और एक कंडीशन कह रही है कि द डिजिट्स डिफर बाय 3। अब यहां पर एक ही क्वेश्चन आना चाहिए कि सर x में से y को घटाया जाए कि y में से x को घटाया जाए, तो ध्यान दो उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने कहा दोनों में से आप कुछ भी कर दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्वेश्चन कह रहा है कि आप x में से y को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से आप s को ही घटा दो। अब आप कहोगे सर मैं तो y में से x को घटाऊंगा, घटा दो, नंबर 2 बनने हैं, नंबर 2 बनेंगे। उसने ये कहा ही नहीं कि मुझे यही वाला चाहिए कि ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर से या रिवर्सिंग नंबर से बड़ा है छोटा है, बोला नहीं बोला, तो किसी का 63 आया किसी का 36 आया, दोनों ही आंसर सही है, बट आपको नंबर दोनों लिख देने चाहिए। जब भी कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन हमारे दिमाग में क्रिएट हो रही हो ना बेटा, कि हमारा आंसर गलत क्रिएट हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो सकती है, सारी डिटेल डाल दो, जो उसको सही लगेगा वो चेक कर देगा। ठीक है, यदि उसको यहां आपको ये चाहिए कि x माइनस वाई आएगा कि y माइनस एक्स, तो ये बोलता 10th डिजिट इज 3 मोर देन 1st डिजिट, तो फिर ये हो जाता कि बड़ा जो 10th डिजिट पे लिखा हुआ नंबर है वो बड़ा है, तो इसका रियल आंसर 63 होता फिर। पर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि उसने कुछ भी नहीं बोला है, तो ध्यान रखो कि यहां पर हमें इतना दिमाग नहीं चलाना है। हम क्या करेंगे, हम कह देंगे भैया ठीक है हम तो x में से y को घटा रहे हैं। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको इक्वेशन 1 मिली है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब मुझे लगता है यदि किसी भी बच्चे ने प्रीवियसली वीडियोस देखे हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है, एलिमिनेशन मेथड देखा है, तो वो इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकता है। दोनों में से कोई भी मेथड लगा दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। वैसे इसका आंसर 36 भी हो सकता है और 63 भी, आप दोनों लिख दीजिएगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी 36 एंड अनदर नंबर बी 63, इस तरह से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें, इसका आंसर क्या आना चाहिए था बच्चों, यदि इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर आएगा 7 and 3, तो लेंथ और ब्रेथ जो है 7 and 3 हो जाएंगी। अब इसमें बोला गया है कि लेंथ ज्यादा है 4, तो 7 जो है वो लेंथ होगी। इस केस में देखो उसने बोला है कि ये ज्यादा है, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। क्लियर, ये बात ध्यान से समझ लेना कि ये लेंथ है और वो ब्रेथ है। वो समझ कर देना कि 3 और 7 करके 3 को लेंथ बोल दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ 4 ज्यादा है। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, ये वाला था एज वाला जो हम कर रहे थे। ठीक है, मीरा और इसकी एज का। अब इसमें यदि आपने किसी ने सॉल्व करा हो तो पॉज कर लो और फिर देख लेना, मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। हम यहां पर लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो यहां साइन चेंज कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आ जाएगा y और उधर चला जाएगा 20। तो जो y है, y कौन था हमारा, मीरा। मीरा 20 साल की है वर्तमान में, तो y इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ठीक है, और किसी भी एक इक्वेशन में आप x की y की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 20, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। देखो सिचुएशन लगा दिया करो, यदि आंसर मैच नहीं भी कर रहा है या दिमाग में नहीं आ रहा है कि सर क्या हो रहा है, तो देखो उसने बोला आज से 5 साल पहले, 5 साल पहले ये जो है
ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45। 3 का रेशो आ गया 3:1। आज से 10 साल बाद ये हो जाएगी 30 की और आज से 10 साल बाद ये हो जाएगा 60 की। रेशो 1:2 आ गया या 2:1 आ गया। मीरा बड़ी आपकी एना बड़ी आ गई। तो सवालों के आंसर में निकालने के बाद कंडीशन को एक बार फिर से अपने आंसर से मैच कर लिया करो। इससे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका एक होमवर्क दिया है मैंने आपको। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। एज का एक क्वेश्चन है, डिजिट्स का ये क्वेश्चन है और एक ये प्लेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है पर फिर भी आप लोग कीजिएगा। आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये 2 क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। तो ये होमवर्क आपको इसलिए आना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन वो हैं जो आज हमने सीखे हैं। तो एज का क्वेश्चन और नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ ताकि पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।